हेलो वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहला सवाल, ये जो आपको फोटो में एक स्मार्ट इंसान दिख रहा है, ये कौन है? इनका नाम है एसके सर। ये पिछले 10-12 साल से बच्चों को 11th और 12th के नीट और जेई का फिजिक्स का कोचिंग करवाते हैं। और आज से ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेके आए हैं, एक समस्या के सॉल्यूशन के तौर पर। तो समस्या ये है कि जब कोई बच्चा रूरल बैकग्राउंड से, मतलब के गांव खेड़े से, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट पर 11th 12th नीट या जेई की प्रिपरेशन करने के लिए आ रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसको फिजिक्स समझ नहीं आती, उसको केमिस्ट्री समझ नहीं आती। और ये जो दो सब्जेक्ट हैं, इनका प्रिपरेशन हम रट के नहीं कर सकते। तो ये समस्या आई क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब बच्चा गांव से साइंस पढ़ के आता है 8 9 10 का, तो वहाँ उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं, मतलब उसके जो बेसिक टर्म्स होते हैं, वो अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं। ये मैं आपको पिछले 10-12 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 10-12 साल उन बच्चों को पढ़ने के बाद जो मैंने चीज़ फील की है वो समझा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई चलो 11th 12th पे ही ज़्यादा जोर लगाने से अच्छा है कि हम बच्चों की कुछ हेल्प कर देते हैं और उनको 8 9 10 के बेसिक अच्छे से समझा लेते हैं। तो इसलिए मैं आज से आपको क्लास 8 का सिलेबस शुरू करने जा रहा हूं। तो महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 8 का टेक्स्ट बुक मैं आपके लिए बहुत अच्छे से लेक्चर सीरीज के फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस टेक्स्ट बुक में के कौन से टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं। सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट के टॉपिक्स मैं नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, तो ये इंडेक्स है क्लास 8 का। तो लिविंग वर्ल्ड ये बायोलॉजी का टॉपिक है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद ये सेकेंड टॉपिक भी हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। अब ये जो थर्ड टॉपिक है, फोर्स एंड प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी करेंगे, इनसाइड एंड एटम भी करेंगे, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। कंपोजिशन ऑफ मैटर भी करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी करेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। पोल्यूशन नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट का टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट की भी कोई जरूरत नहीं है, ये भी सेल वेल कुछ बायोलॉजी का टॉपिक है। ये ह्यूमन बॉडी, ये भी बायोलॉजी का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेसिस मैं करवा दूंगा आपको, केमिस्ट्री का टॉपिक है। कि केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड, ये भी अच्छा टॉपिक है, ये भी कर लेंगे हम। ये आ गया फिर फिजिक्स का टॉपिक, मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। उसके बाद साउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये मैन मेड मटेरियल, इकोसिस्टम और लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ये हम नहीं करने वाले। ठीक है, तो मोटा मोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम हमारे आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाओगे, तो आपको इन 9 चैप्टर्स के लेक्चर्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो अब ये जो सिलेबस होगा, ये महाराष्ट्र बोर्ड का है। इसमें फंडामेंटल्स और टर्म्स तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ही, इसके साथ साथ एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और एमसीक्यू है, वो भी हम इसको अच्छे से करते चलेंगे, ताकि आप ये सिलेबस होमी बाबा जैसे अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है मेरे बेटा कि आप क्या करना, 11th 12th का प्रिपरेशन करने से पहले इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ के चलना, ताकि वहां पे मुश्किल ना हो और रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो पहले झटके में आपका एग्जाम क्रैक हो जाए और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, चलो बेटा, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो भी चीजें हैं, एज इट इज 11th और 12th के फिजिक्स में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज का हमारा इसका लेक्चर नंबर 1 है। जब मैं ये लेक्चर सीरीज डिजाइन कर रहा था, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, या तो मैं इसको वन शॉट लेक्चर के फॉर्म में दूं, और दूसरा ऑप्शन, एक टॉपिक के कुछ अलग 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 लेक्चर्स बनाऊं। तो पर्सनली मुझे ना वन शॉट सीरीज इतना पसंद नहीं आती, क्योंकि वन शॉट सीरीज सीखने के लिए यूज नहीं होती, वन शॉट सीरीज रिवीजन के लिए यूज होती है। ठीक है, तो पहले ही अपना धरातल से पेंदा गायब है, इसलिए मेरे भाई हम ढंग से इसको एक एक लेक्चर में एक एक कंसेप्ट को ही अच्छे से समझ के चलेंगे, स्लो चलेंगे, पहले सीखेंगे समझेंगे, उसके बाद फिर उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर 1 है। तो फोर्स एंड प्रेशर के मेरे हिसाब से 4 लेक्चर बनने चाहिए। आज के लेक्चर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं दिखा देता हूं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फोर्स क्या होता है। फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू लर्न द फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने के लिए फोर्स का समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप 11th और 12th में चले जाओगे, तो वहां पे आपको 11th के इनिशियल पार्ट में जो 7-8 टॉपिक्स मिलेंगे, उनको ये लोग मैकेनिक्स कहते हैं, और मैकेनिक्स का एक पत्ता भी बिना फोर्स के नहीं हिलेगा।
ओके। उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स और इनर्शिया, ये तीन टर्म बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दूंगा और उसको एक्सप्लेन भी बढ़िया तरीके से करूंगा, तो आपको बस इसको अच्छे से सीखना है। ओके। उसके बाद दूसरा जो लेक्चर आएगा उसमें मैं प्रेशर की बात करूंगा और प्रेशर के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल समझाऊंगा। इसका तीसरा लेक्चर बनेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, बायोन्सी क्या होता है उस पे बनेगा। और चौथा लेक्चर आपके लिए बोनस होगा, जिसमें मैं आपके लिए बहुत अच्छे से कुछ सवाल भी सॉल्व करवाऊंगा, एमसीक्यू भी करवाऊंगा और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो आपका फायदा क्या है इन लेक्चर सीरीज में, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे। महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और अलग अलग जो सोर्सेस हैं जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज होते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं 11th 12th के क्वेश्चन भी आपको इसी में करवा दूंगा, क्योंकि चीजें एज इट इज हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा 4 लेक्चर इसके बन जाएंगे। तो आज इसका ये लेक्चर नंबर 1 है, ये सभी कंसेप्ट हम इसमें बहुत अच्छे से ढंग से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। आपका काम क्या है, मस्त एक कॉपी और पेन लेके आराम से बैठो, लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, जहां भी बोर्ड पे नोट्स दिख रहे हैं टाइम टू टाइम उसको पॉज करो, आराम से लिखो, पहले कंसेप्ट को थरोली समझो और जब तक कंसेप्ट समझ में ना आए उसको पीछे ले जाके बार बार देखो और समझने के बाद ही आगे बढ़ो। इंस्ट्रक्शन को मानते जाओगे, बात मानोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे और फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे और आगे तकलीफ फिजिक्स समझने में नहीं होगी। ठीक है, तो चलो बेटा मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है यहां पे, व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे केमिस्ट्री में सब्सटेंस के 3 स्टेट रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वैसे ही फिजिक्स में किसी भी बॉडी के 2 स्टेट होते हैं। जब भी हम सराउंडिंग में बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, या तो हमको कोई बॉडी रेस्ट मिलेगी या तो वो मोशन में होगी, या तो वो रेस्ट होगी या तो वो मोशन में होगी। जैसे मैं यहां देख पा रहा हूं मेरे सामने चेयर रखी है, तो चेयर कैसी है, रेस्ट है। और अगर मैं बालकनी में चले जाऊं और वहां से देखूं तो वो कोई व्हीकल पास कर रहा होगा, तो वो व्हीकल कैसा है, मोशन में है। तो याद रखना, फिजिक्स में बॉडी के 2 नेचुरल स्टेट होते हैं, या तो वो बॉडी रेस्ट होगी या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी। तो वो बॉडी रेस्ट ही रहेगी और कांस्टेंट वेलोसिटी वाली बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी जब तक उस पे क्या नहीं लगता, फोर्स नहीं लगता। तो फोर्स क्या करवाता है, बॉडी की नेचुरल स्टेट चेंज करवाता है। मतलब रेस्ट बॉडी को मोशन में ला लेगा और मोशन वाले बॉडी को रोक भी सकता है। तो रेस्ट बॉडी को मोशन में लाने के लिए और मूविंग बॉडी को रोकने के लिए जो भी लगाना पड़ेगा बाहर से, उसको क्या बोलेंगे, फोर्स। पहले मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन समझा दूंगा, फिर 11th 12th के ना बेटा फोर्स के 2 डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको अच्छे से समझा के लिखा दूंगा। आराम से देखना और अच्छे से समझना। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या होता है, दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो क्या करता है, रेस्ट स्टेट बॉडी की चेंज करता है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब फोर्स क्या करेगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट है फोर्स लगाने पे मोशन में आ जाएगी, और कोई बॉडी अगर एक सीधे लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उस पे फोर्स लगाने पर वो भी चेंज हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, फोर्स। ये तो होगी आपकी स्कूल लेवल की डेफिनेशन। व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर रेस्ट है फोर्स लगाने पे मोशन में आ जाएगी, और मोशन में है तो फोर्स लगाने पर मोशन उसकी चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के साथ 5-6 चीजें हो सकती हैं। आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन इसके ना बेटा और 2 डेफिनेशन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आपको देने हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि भाई देखो, फोर्स लगाना मतलब पुश या पुल लगाना। पुश कर रहे हैं मतलब किसी चीज को ढकेल रहे हैं, और पुल कर रहे हैं मतलब किसी चीज को खींच रहे हैं। तो हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं मतलब उसको या तो पुश कर रहे हैं या तो पुल कर रहे हैं, काय के लिए, उसकी स्टेट बदलने के लिए। ओके, मतलब एनी एनी पुश एनी पुश और पुल, पुश करना मतलब ढकेलना, पुल करना मतलब खींचना। एनी पुश और पुल विच विच एग्जैक्टली एग्जैक्टली चेंज और टेंड्स टू चेंज मतलब कोशिश करना, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी,
टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, स्टेट ऑफ बॉडी मतलब रेस्ट बॉडी को मोशन में ला लेगा, मूविंग बॉडी को रेस्ट कर देगा, या मोशन थोड़ी सी चेंज कर देगा। एनी पुश और पुल विच एग्जैक्टली चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट वो वाली नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट ये वाली, रेस्ट या मोशन वाली। तो सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो टेंड्स टू चेंज? मान लो बेटा ये दीवार है, दीवार को मैं ना ऐसे ढकेलने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं कोई रजनीकांत तो हूं नहीं कि एक बुक्की मारूंगा दीवार उधर, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दीवार को भले ही मैं ढकेलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसकी स्टेट चेंज हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, तो मेरा फोर्स इतना कैपेबल नहीं है कि इसकी स्टेट चेंज करवा दे। तो ऐसा नहीं होता कि स्टेट चेंज हो नहीं रही मतलब फोर्स नहीं लग रहा। भाई फोर्स तो लग रहा है, लेकिन फोर्स में इतना दम नहीं है कि उसकी स्टेट चेंज करवा पाए। तो एनी पुश और पुल व्हिच एग्जैक्टली चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोर्स। और एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन इसकी, वो डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि देखो बेटा, फोर्स इज समथिंग एक्सटर्नल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और एक डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 2 या 3 बोल देंगे। ये डेफिनेशन नंबर 1, ये 2, और ये बेसिक डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, तो समथिंग एक्सटर्नल, फोर्स मतलब ऐसा कुछ बाहर से लगाया जा रहा है, समथिंग एक्सटर्नल विच विच टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज और exactly change, exactly change the state of body, the state of body। मतलब कि फोर्स ऐसा कुछ बाहर से लगाया जाता है जो एग्जैक्टली बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है किसकी? नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी। एंड व्हाट आर दैट नेचुरल स्टेट? या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। दीज आर ऑल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के डेफिनेशन से हमको ये पता चला कि जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी नेचुरल स्टेट चेंज हो जाएगी, रुकी हुई बॉडी मोशन में आ जाएगी, और मोशन वाली बॉडी और थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा। अब सर मोशन वाली बॉडी में और थोड़ा सा चेंज आ जाएगा मतलब एग्जैक्टली होगा क्या? देखो बेटा, जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखो, ये है वो इफेक्ट जो बॉडी के साथ हो सकते हैं। क्या लिखा है, जरा पढ़ना, क्या बोल रहा है ये? कि द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाता हूं तो वो फोर्स लगाने से उस बॉडी के साथ क्या क्या हो सकता है। जैसे कि यहां देखो, एक गेंद है जो जमीन पर रेस्ट रखी हुई है, तो एक ऑब्जर्वर है जो उसको ढकेल रहा है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था पुश करना, तो पुश करना मतलब फोर्स लगाना हुआ। तो पहले ना बेटा, ये जो गेंद थी या ये जो बॉल था वो कैसा था? रेस्ट था। ये बॉल कैसा था? रेस्ट था, यहां पे रेस्ट था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पुश किया, बॉल क्या आ गया? मोशन में आ गया। तो फोर्स क्या करता है? रुके हुए बॉडी को मोशन में लाने का काम कौन करता है? फोर्स करता है। अगर जमीन पे बॉडी रुकी हुई है, उसको धक्का मारूंगा मैं तो मोशन में आ जाएगी। तो क्या बोल रहा है देखो, पहला इफेक्ट जो आएगा इसका, क्या बोल रहा है ये? अ फोर्स कैन सेट अ बॉडी इन मोशन। मतलब रुके हुए बॉडी को फोर्स लगाने पे हम मोशन में ला सकते हैं। एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है उसका, क्या बोल रहा है? इफ अ बॉल एट रेस्ट ऑन द फ्लोर, मतलब जमीन पे अगर बॉल रेस्ट रखा है, इज पुश, उसको अगर हम धक्का मारेंगे, इट रोल्स ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर पे क्या होगा? वो रोल करते हुए आगे जाएगा। मतलब पहली चीज जो फोर्स कर सकता है वो क्या है? रुके हुए चीज पे अगर फोर्स लगाएंगे और फोर्स में इतना दम है कि वो उसको चला सकता है तो चला देगा। अच्छा, अब दूसरा क्या कर सकता है? देखो सेकंड एग्जांपल या सेकंड इफेक्ट क्या है इसका? ये क्या है भाई? ये साइकिल चल रही है। अब साइकिल चल रही है मतलब बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, तो अगर मैं इसको ब्रेक लगाऊंगा तो बॉडी रुक जाएगी। तो ब्रेक लगाना मतलब क्या हुआ? फोर्स लगाना हुआ। मतलब फोर्स चलते हुए बॉडी को रोक सकता है, रुके हुए बॉडी को चला सकता है, चलते हुए बॉडी को रोक भी सकता है। क्या लिखा है भाई? अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, चलते हुए बॉडी को रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग बाइसिकल कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट, चलते हुए साइकिल को हम रोक सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। और ब्रेक लगाना मतलब फोर्स लगाना हुआ। ये जो भाई साहब बड़े शिद्दत से साइकिल भगा रहे हैं, अगर ये ब्रेक दबा देंगे तो साइकिल रुक जाएगी। तो ब्रेक लगाना मतलब फोर्स लगाना हुआ। तो फोर्स क्या कर सकता है? रुके हुए बॉडी को चला सकता है, दूसरा चलते हुए बॉडी को रोक सकता है, तीसरा तीसरा थर्ड इफेक्ट, फोर्स कैन एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज द
स्पीड ऑफ द बॉडी। फोर्स बॉडी की स्पीड भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लो मैंने गाड़ी स्टार्ट की, पहले गियर में गाड़ी चल रही है, मैं भगा रहा हूँ, तो 20 के स्पीड से चल रही है। फिर मैंने दूसरा गियर डाला, धड़ाधड़ ये भगा रहा हूँ, फिर तीसरा गियर डाला, फिर भगा रहा हूँ। मतलब पहले 20 से चल रही थी, फिर 30 से, फिर 40 से, फिर 50 से। तो ये जो मैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 जा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ। एक्सेलरेट कर रहा हूँ मतलब फोर्स लगा रहा हूँ। तो फोर्स लगाने से बॉडी की स्पीड बढ़ सकती है। फोर्स लगाने से बॉडी की स्पीड बढ़ सकती है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। एग्जाम्पल, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग बाइसिकल, इट्स स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू द फ्रिक्शन। मतलब जैसे ही हमने जो पिछले वाला एग्जाम्पल है वही, चलते हुए साइकिल को अगर ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, यहाँ पर कुछ होगा, वो पैडल जैसा कुछ होगा, वो क्या होगा, चक्के पे चिपक जाएगा ऐसा। तो उन दोनों में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से चक्के की मोशन रुक जाएगी। ओके, तो ये होगा किससे, फोर्स लगाने से। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा है, बिटवीन द ब्रेक शूज होते हैं ना, वो जैसे हम ब्रेक दबाते हैं तो रबर जैसा कुछ होता है, जो उसकी जो रिंग होती है साइकिल के टायर की, उस पर चिपक जाता है, और दोनों में फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने की वजह से टायर की स्पीड कम हो जाएगी। एंड देन रिम ऑफ द टायर, ब्रेक शूज और रिम ऑफ द टायर में फोर्स लगेगा, जिससे चक्का घूमेगा नहीं। ठीक है, तो अभी तक फोर्स क्या क्या कर सकता है, देखो सर, सबसे पहले रुके हुए बॉडी को चला सकता है, दूसरा दूसरा चलते हुए बॉडी को रोक सकता है, तीसरा स्पीड बदल सकता है। इससे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, एक्सेलरेट करना। अच्छा एग्जांपल क्या होगा, एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग द व्हीकल, व्हीकल को एक्सेलरेट करना। व्हीकल को एक्सेलरेट करने से क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो चौथा इफेक्ट क्या होता है फोर्स का, चौथा इफेक्ट होता है बेटा, कई जगह पे क्या हो जाता है, फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करवाएगा, स्पीड नहीं चेंज करवाएगा। जैसे एग्जांपल, मैं गाड़ी आगे चलाते हुए जा रहा हूं, और टर्न आ गया, मैंने उसको मोड़ लिया। जाते वक्त मेरी स्पीड 20 थी, और मोड़ने पर भी स्पीड कितनी है, 20 है, लेकिन मैं इधर जा रहा था, मोड़ने के बाद इधर चला गया। तो इस केस में क्या हुआ, फोर्स लगाने की वजह से सिर्फ डायरेक्शन बदली, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदली। डायग्राम में क्या बता रहा है, ये जो शक्तिमान है, ये क्या कर रहा है, एक रस्सी से पत्थर को बांध के गोल गोल घुमा रहा है। तो पहले क्या था बेटा, ये जो पत्थर था, ये जो बॉडी थी, जब यहां थी तो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में थी। मान के चलो कि ये कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर में ये पत्थर यहाँ आ गया, तो इसकी स्पीड अलोंग द टेंजेंट है, ये कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। ये जब गोल घूमते जाएगा, जब बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो इसकी स्पीड इधर होगी। जब बॉडी घूमते हुए यहाँ पहुंचेगी तो इसकी स्पीड किधर होगी, इधर होगी। मान के चलो कि ये भी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, ये भी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन बेटा जब आप 11th-12th में जाओगे तो ये सीखोगे कि ये 5 और ये 5 सेम नहीं है। अब वो बोलेगा ऐसे कैसे सर, क्योंकि बेटा इसकी ना डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये डायरेक्शन अलग कराने का काम भी किसने किया है, फोर्स ने किया है। तो यहाँ पे फोर्स क्या कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करवा रहा है। तो क्या लिखा है चौथा इफेक्ट, चौथा इफेक्ट क्या बोल रहा है कि अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब फोर्स क्या कर सकता है, मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब कोई बॉडी अगर सर्कल पे चक्कर लगा रही होगी तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। जैसे मेरी गो राउंड है, सर्कल में घूम रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाजू में गोल गोल घूमते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे आपने देखा होगा गैलेक्सी या फिर अपनी प्लानिटरी सिस्टम, जिसमें सन सेंटर पे है और प्लैनेट्स उसके बाजू में सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ओके, तो सर्कुलर मोशन करते वक्त द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स लगाने के वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज, फोर्स क्या क्या कर सकता है, यहां से हमने शुरू किया था। फोर्स रुके हुए बॉडी को चला सकता है, बॉल को धक्का मारेंगे तो रुकी हुई बॉडी चल पड़ेगी। दूसरा, चलते हुए बॉडी को रोक सकता है। तीसरा, फोर्स बॉडी की स्पीड बढ़ा सकता है, एक्सेलरेट करना। चौथा, फोर्स मोशन का डायरेक्शन चेंज करवा सकता है। किसी चीज को अगर हम सर्कल में घुमा रहे हैं तो उस मोशन का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, इसका पांचवा इफेक्ट क्या होगा, पांचवा इफेक्ट ये होगा, ये भी हो सकता है कि एक ही झटके में फोर्स दोनों चीजें चेंज कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है क्रिकेट में। जैसे मान लो बॉलर ने गेंद डाली, गेंद डाली तो गेंद ऐसे टप्पा खा के बैट्समैन की तरफ आ रही थी,
तो बैटर ने ये जोर से लगा के सिक्स मार दिया उसको। तो पहले तो बॉल इधर आ रही थी, लेकिन जैसे बैट से हिट हुई गेंद इधर जा रही है, तो जो डायरेक्शन थी वो भी चेंज हुई। अब मान लो स्पिनर बॉलर है, वो धीरे से बॉल फेंक रहा होगा, फिर धोनी ने ये उठा के उसको सिक्स मारा। सिक्स मारा तो जाते वक्त तो गेंद बहुत जोर से जाएगी ना। स्पिनर की गेंद कितने से आएगी, मान लो ये 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही थी, लेकिन धोनी ने उसको जोर से सिक्सर मार दिया। तो जाते वक्त कितने के स्पीड से जा रही है, 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो बेटा 80 का 100 किसने किया, इस फोर्स ने किया। और ये आना और जाना, इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो पांचवा जो इफेक्ट होगा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब दोनों एक साथ भी कर सकता है। जैसे यहां देखो, बैट्समैन ने जोर से उठा के मार दिया, तो डायरेक्शन भी बदल गई और स्पीड भी उसकी बदल गई। क्या बोल रहा है, व्हेन अ बॉल बोल्ड बाय अ बॉलर इज हिट बाय अ बैट्समैन, बॉल आते हुए को बैट्समैन ने अगर हिट कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, देयर ऑकर अ चेंज इन स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। मतलब बैट्समैन ने जब जोर से उसको उठा के मार दिया, तो उसका डायरेक्शन भी बदल गया और उसका मैग्नीट्यूड भी बदल गया। ये कितना इफेक्ट हो गया, फिफ्थ इफेक्ट हो गया। ठीक है, मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। और एक भी इफेक्ट है इसमें। सबसे पहले बताओ, फोर्स क्या कर सकता है, रेस्ट बॉडी को चला सकता है। दूसरा, फोर्स क्या सकता है, क्या कर सकता है, चलते हुए बॉडी को रोक सकता है जब हमने ब्रेक लगा दिया उसको। तीसरा, फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है या स्पीड घटा सकता है। स्पीड बढ़ाना मतलब एक्सेलरेट करना उसको। उसके बाद चौथा, फोर्स क्या कर सकता है, मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। पांचवा, फोर्स क्या कर सकता है, मोशन का डायरेक्शन और स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों एक साथ चेंज कर सकता है। जैसे बॉलर ने गेंद डाली, बैट्समैन ने उठा के सिक्स मार दिया, तो स्पीड भी बदल गई और डायरेक्शन भी बदल गया। अगर फोर्स इन पांचों में से कुछ नहीं कर रहा, तो वो एक चीज कर रहा होगा। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक रबर का बॉल लिया और दीवार पे रख दिया और उसको जोर से दबा दिया, तो क्या होगा, क्या वो मोशन में आएगा, नहीं, वो मोशन में नहीं आएगा, वो पिचक जाएगा। तो पिचक जाने से क्या हो जाएगा, उसका शेप और साइज बदल जाएगा। हो सकता है कि वो छोटा हो जाए, तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आखिरी इफेक्ट होता है फोर्स का, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये महाशय क्या कर रहे हैं, एक रबर के गेंद को दीवार पे ऐसे दबा रहे हैं। तो दबाने से क्या होगा, एक तो ये छोटा हो गया, मतलब इसका वॉल्यूम कम हो गया, और इसका शेप भी बदल गया। तो क्या है आखिरी इफेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। जिस पे फोर्स लगाया उसका शेप और साइज बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ रबर बॉल इज प्रेस इट गेट्स डिफॉर्म। डिफॉर्म होना मतलब उसका शेप बदल जाएगा, एंड हेंस नो लॉन्गर रिमेन स्पेरिकल ऑल्सो देयर कैन बी डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। इसको प्रेस करने की वजह से इसका वॉल्यूम भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, फोर्स क्या क्या करेगा, फोर्स या तो स्पीड बढ़ाएगा या तो स्पीड घटाएगा, रुके हुए बॉडी को स्पीड में लाएगा, या तो डायरेक्शन चेंज करवाएगा, या तो दोनों करवाएगा, या तो शेप और साइज चेंज करवाएगा। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई एक बात कि भाई इफेक्ट क्या होते हैं फोर्स के। तो फटाफट देख लेते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स मतलब ऐसा कुछ जो बाहर से लगाया जाए जिससे बॉडी की स्टेट चेंज हो, मतलब रेस्ट स्टेट या यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो कैसे चेंज होती है, पहले रुके हुए बॉडी को चला के स्टेट चेंज करते हैं हम। दूसरा, चलते हुए बॉडी को रोक के चेंज करते हैं। तीसरा, चलते हुए बॉडी को और जोर से चला के चेंज करते हैं। चौथा, बॉडी के मोशन की डायरेक्शन चेंज करवा के करते हैं। पांचवा, जो बॉल आ रहा है उसको जोर से हिट करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगा, मतलब स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी। ये भी फोर्स की वजह से होता है। और अगर ये कुछ नहीं हो रहा, तो एक बात डेफिनेटली होगी, वो ये कि उसका शेप और साइज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो सकता है। तो इतनी चीजें हैं जो फोर्स करवा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 11th-12th में ना एक सेपरेट टॉपिक आएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर ये टर्म्स आपके स्कूल में क्लियर नहीं होते तो वहां बड़ी दिक्कत होती है। तो न्यूटन का जो पहला लॉ है ना, इसके पहले ना बेटा, न्यूटन के पहले एरिस्टोटल आए थे। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, इनका ये कहना था कि बॉडी को कंटिन्यूअसली मोशन में चलाने के लिए फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। लेकिन न्यूटन ने इनको गलत साबित किया। वैसे गैलीलियो ने किया था, लेकिन नाम पे तो इनके ही लॉ है। कई बुक में, कई स्टैंडर्ड बुक में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं।
ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के पहले एरिस्टोटल का ये मानना था कि बॉडी को कंटिन्यूअसली मोशन में रखने के लिए फोर्स लगाते रहने की जरूरत थी, लेकिन ये गलत था। तो एक्चुअल में क्या है कि भाई देखो, अगर बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाता। तो जब तक फोर्स नहीं लगता, रेस्ट बॉडी रेस्ट रहेगी, मोशन वाली बॉडी मोशन में रहेगी। इस लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वैसे अगर आप 11th-12th में पढ़ेंगे तो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे आएगा: everybody continues to remain in the state of rest or state of uniform motion unless and until it is acted by external unbalanced force। मतलब हर बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, क्योंकि वो फोर्स होगा जो बॉडी की स्टेट चेंज करवाएगा। स्टेट चेंज करवाएगा मतलब रेस्ट बॉडी को मोशन में, और मोशन वाले बॉडी को और ज्यादा मोशन में या कम मोशन में, या फिर सिर्फ डायरेक्शन चेंज करवा के। तो ये वहां का स्टेटमेंट है। लेकिन अभी तो आप स्कूल में हो, बहुत छोटे हो, तो आपका स्टेटमेंट बड़ा आसान है। क्या बोल रहा है? अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग। मतलब ऐसा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसपे कोई फोर्स नहीं लगता, तो वो काय को मूव करेगा? रिमेन स्टेशनरी, वो स्टेशनरी रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। और दूसरा, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विथ द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन। कब तक? व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये क्या समझा रहा है कि अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज एक्टिंग, रुके हुए ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो भाई रुका हुआ रहेगा। और यूनिफॉर्म मोशन वाला ऑब्जेक्ट अगर किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब आप तो छोटे बच्चे हो, आप बोलोगे सर गलत बात है। कैसे? मान लो मैंने एक फुटबॉल ले लिया और फुटबॉल को धीरे से किक मार दिया, ऐसा धक्का दे दिया, तो फोर्स लगा के छोड़ दिया, वेरी गुड। तो बॉडी पहले चलने लगी, फिर चलने के बाद थोड़ी दूर जाके सर वो तो बॉडी रुक गई। तो रुकी ना बेटा। तो सर आपने तो बोला फोर्स लगाने तक बॉडी रुकेगी नहीं, तो ये कैसे रुकी? तो बेटा होता क्या है, अगर ये सरफेस है मतलब जमीन है और इस पे आप कोई बॉल को धक्का दे रहे हो, तो बॉल तो थोड़ी देर जाएगी और जाके रुक जाएगी। इसके पीछे भी फोर्स छुपा है, और कौन सा? वो है इस बॉल और जमीन के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना बेटा, मजा लिए बॉल की रुक के दिखा दे। जैसे आप स्पेस में चले जाओ और एक बॉल को धक्का मार दो तो मेरे भाई वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ बॉल इसलिए रुक रहा है ताकि, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच का घिसना मतलब फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के वजह से ये बॉल थोड़ी दूर चल के रुक रहा है, अदरवाइज ये नहीं रुकता। जैसे अगर आपको देखना है, आप क्या करो, मुंबई से लेके गोवा तक एक कांच का सरफेस बना दो, कांच का, ग्लास का, और उस पर ऑयल डाल दो ताकि फ्रिक्शन ना हो, और एक बॉल को थोड़ा सा धक्का दे दो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं मुंबई से निकली हुई गेंद गोवा तक नहीं रुकेगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो गेंद जमीन पे रुकती है इसके पीछे भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये नहीं रुकेगा। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा है न्यूटन का लॉ कि भाई रेस्ट बॉडी रेस्ट ही रहेगी, मोशन वाली बॉडी मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बेटा देखो, फोर्स के ना दो टाइप्स होते हैं। फोर्स के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक फोर्स वो होता है जो दो चीजों के कांटेक्ट में आने की वजह से आता है, तो उनको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। कौन से फोर्स? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब ऐसे फोर्स जो दो चीजों के कांटेक्ट में आने की वजह से लगते हैं, उसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। और अगर दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती फिर भी फोर्स लगता है, तो उसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब आप बोलेंगे सर क्या ये पॉसिबल है कि दो चीजें कांटेक्ट में नहीं आ रही फिर भी फोर्स लग रहा हूं? तो मैं बोलूंगा यस। आप बोलेंगे सर एग्जांपल बताओ। मैग्नेट के बाजू में मेटल लेके जाओ, क्या वो दोनों कांटेक्ट में है? नहीं। तो वो तो दूर से उसको खींच लेगा अपनी तरफ से। तो ये क्या हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो दो चीजें जब कांटेक्ट में आती हैं तब फोर्स लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। और जब बिना कांटेक्ट के भी कोई फोर्स लगता है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ये रहा, क्या है भाई, देखो ये कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स किसको बोलेंगे? अ फोर्स दैट एक्ट्स थ्रू अ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जो फोर्स दो ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से लगता है उसको क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स।
दो चीजों के कांटेक्ट में आने की वजह से जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल बताओ सर, इसकी तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे अपन, बस आ रहा हूं मैं उस पे। ओके, और अगर बिना कांटेक्ट के भी कोई फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स? अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इवन इफ दे टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कांटेक्ट। दो चीजें कांटेक्ट में ना होते हुए भी जब फोर्स लग रहा है तो ऐसे फोर्स को क्या बोला जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अरे भाई बहुत सिंपल है, दो चीजें कांटेक्ट में आके फोर्स लग रहा है कांटेक्ट फोर्स, और बिना कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो सर इसके एग्जांपल ये रहे, देखो एग्जांपल बहुत अच्छे फॉर्म में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये देखो भाई क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल आपको बताना है ये कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट है कि नॉन कांटेक्ट है। क्या कर रहे हैं भाई साहब, कुत्ते को रस्सी से पकड़कर खींच रहे हैं। अब एक बात बताओ, रस्सी कुत्ते के कांटेक्ट में है, तो अगर मान लो रस्सी कुत्ते के कांटेक्ट में नहीं होती तो क्या ये कुत्ते भाई साहब रुकते यहाँ पे? समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। क्या है ये, रिलक्टेंट डॉग इज बीइंग पुल्ड बाय अ मास्टर, हिज मास्टर, उसका जो ओनर है वो उसको खींच रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है बेटा, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ये कैसा एग्जांपल है, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। अच्छा ये कौन से फोर्स से खींच रहा है, ये इसके मसल से खींच रहा है, तो ये कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स इज अ काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये महाशय जो है बहुत ही गुस्से में है, ये रोनाल्डो, ओके फुटबॉल को बहुत जोर से इन्होंने किक मार दिया। तो किक बिना टच के होगा क्या, नहीं, जब तक इसका पैर इस बॉल को टच नहीं करेगा ये बॉल हवा में उड़ता हुआ जाएगा क्या, नहीं। तो ये भी एक मस्कुलर फोर्स ही है, और ये भी क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। अ बॉय प्लेइंग अ फुटबॉल इज किकिंग द बॉल अवे, जोर से उसने लात मार दी उसको, तो ये भी क्या है बेटा, एक कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये देखो थर्ड एग्जांपल, इसमें क्या हो रहा है, क्या मैग्नेट को मेटल के एक्चुअल कांटेक्ट में लाने की जरूरत है, नहीं, दूर भी रख देंगे तो भी मैग्नेट ये जो नेल्स है इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब एक्चुअल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, इस फोर्स को बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और बेटा याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। व्हेन आयरन नेल्स आर ब्रॉट नियर, बस नियर लाने की जरूरत है, नियर अ मैग्नेट दे आर अट्रैक्टेड टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड स्टिक टू द मैग्नेट। किस फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। और थोड़ा सा दूर भी रखेंगे तो भी ये उसके तरफ खींचे जाएंगे। तो ये किसका एग्जांपल है, दिस इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है सर, ये कोकोनट ट्री है और कोकोनट टूट के नीचे गिर रहा है, तो ये किसके वजह से गिर रहा है सर, ग्रेविटेशन की वजह से गिर रहा है। लेकिन ग्रेविटेशन में तो एप्पल था, तो ये कोकोनट रहने दो, एप्पल रहने दो, कोई भी चीज जब हम अर्थ के पास लाकर ऊपर से छोड़ेंगे तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हुए जाएगी, बिकॉज ऑफ विच फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जाएगी। और ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए भी एक्चुअल अट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती। तो सोलार सिस्टम में जितने भी फोर्स लग रहे हैं, मतलब मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, ये सब किसके वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अ कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम द कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री से कोकोनट का नीचे गिरना, ये किसका एग्जांपल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का है, क्योंकि कोकोनट और जमीन एक्चुअल में कांटेक्ट में थे क्या, नहीं, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, परफेक्ट है। ये क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, ये क्या है, देखो जब भी आप किसी कॉम्ब को सर पे रब करोगे, मेरी तरफ मत देखो, पहले ही बहुत कम बाल बचे हैं, ओके सर पे रब करते हैं और उसके साइड में कागज के कोई टुकड़े रख देंगे, तो ये जो कागज के टुकड़े हैं कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये किस वजह से होता है बेटा, ये फिजिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, रुका हुआ चार्ज। और इस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे समझाने को तो मैं ये बहुत डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन आप बहुत छोटे हो इसको समझने के लिए। बस इतना याद रखो कि अगर कॉम्ब को हम सर पे घिसेंगे, उसके पास कागज के टुकड़े ले जाएंगे, तो कागज के टुकड़े उसके तरफ खींचे जाएंगे। ये किस वजह से होता है, एक फोर्स की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि कॉम्ब को कागज के टुकड़ों के एक्चुअल कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दूर भी रख दोगे तो ये कागज के
थोड़े छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ऑटोमेटिक उसके तरफ खींचे जाएंगे। इस फोर्स का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, आपने पढ़ा होगा ना, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। चार्ज पे भी हम कभी बात करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हेन अ कॉम्ब इज रब्ड अगेंस्ट हेयर, अगर बालों पे कॉम्ब को हम घिस देंगे, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर केप्ट ऑन अ टेबल गेट्स अट्रैक्टेड टू द कॉम्ब। छोटे छोटे पेपर के पीस या छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे वो कॉम्ब की तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगे बिना किसी कांटेक्ट के। तो ये भी एग्जांपल है किसका? नॉन कांटेक्ट फोर्स का। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है? भी देखो, ये रहा अगला एग्जांपल। इसमें क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, चलती हुई साइकिल को ब्रेक लगा रहे हैं। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, यहाँ पे जो रबर जैसा कुछ होगा, यहाँ पे होता है बेसिकली, यहाँ पे इसमें और रिम में, जो रिंग होता है ना, उसमें फ्रिक्शन होगा, या फिर रास्ते में और टायर में भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। क्या फ्रिक्शन बिना कांटेक्ट के हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कांटेक्ट होगा तभी फ्रिक्शन होगा। ठीक है ना? तो ये किसका एग्जांपल हो गया? कांटेक्ट फोर्स का। क्या बोल रहा है? व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग बाइसिकल इट स्टॉप आफ्टर सम टाइम। ब्रेक लगाने के बाद कुछ देर बाद साइकिल रुक जाएगी, क्योंकि टायर और रास्ते के बीच में भी फ्रिक्शन होगा, और रिम और यहाँ जो ब्रश होता है उसमें भी फ्रिक्शन होगा। तो बिना कांटेक्ट के ये हो सकता है क्या? नहीं। तो दिस इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ विच फोर्स? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के लिए क्या चाहिए? दो चीजों में कांटेक्ट चाहिए। और नॉन कांटेक्ट फोर्स के लिए फोर्स लग रहा है, एक्चुअल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम हमारे लेक्चर के आखिरी पड़ाव पे, जिसका नाम है, अच्छा ये क्या आ गया भाई, अच्छा ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल है हमारे लिए टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है, ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसमें क्या किया है बेटा, ये कंटेनर है, कंटेनर में पानी है, और पानी में एक बॉटल्स रखे हुए, प्लास्टिक के बॉटल, प्लास्टिक के बॉटल पानी पे फ्लोट करेंगे। इस बॉटल पे एक मैग्नेट रखा है, मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। और इस ये आइडेंटिकल मैग्नेट है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। याद रखो, अपोजिट पोल मैग्नेट के अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल रिपेल करते हैं। वो जो छोटा सा मेला वेला लगता है उसमें मैग्नेट्स मिलते हैं ना, आप उससे खेलते हो, छोटे छोटे सिल्वर कलर के मैग्नेट होते हैं, तो वैसे ही ये मैग्नेटिक डायपोल है। अगर इन बॉटल पे आप छोटे छोटे मैग्नेट रख दोगे तो बेटा होगा क्या, इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या ये दोनों मैग्नेट एक्चुअल में कांटेक्ट में है? नहीं। तो ये भी किसका एग्जांपल है? नॉन कांटेक्ट फोर्स का। ये कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि एक्चुअल कांटेक्ट में है क्या? नहीं, फिर भी ये फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स। आगे चलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स, बढ़िया। ओके, अच्छा अब हम देखेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ठीक है, अच्छे से समझना बेटा, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसकी? बाहुबली की कहानी। कौन सा बाहुबली? बाहुबली 1 की, बाहुबली 2, बाहुबली 1 की कहानी। बाहुबली 1 में क्या होता है? बाहुबली 1 में होता है एक भैंसा। भैंसा याद है? बाहुबली 1 का भैंसा। और ये क्या है? ये है भल्लाल देव। ठीक है, आपको याद होगा वो सीन। तो भल्लाल देव एक्सरसाइज करता हुआ कुछ रहता है, तो जो भैंसा है, जो कुछ लोग भैंसे को पकड़ के लाते हैं, तो भैंसा जोर से भल्लाल देव की तरफ दौड़ता हुआ आता है, और भल्लाल देव उसको रोकने के लिए इधर से जाता है। तो भैंसा भल्लाल देव को इधर ढकेल रहा है और भल्लाल देव भैंसे को आगे ढकेल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा, अबे पिक्चर तो कम से कम ध्यान से देखा करो, शुरू में क्या होता है, भैंसा डोमिनेट कर जाता है और भैंसा भल्लाल देव को पीछे पुश करने लगता है, तो भल्लाल देव पीछे सरकते जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो फोर्स लगाया वो शुरुआत में ज्यादा था और भल्लाल देव का फोर्स कम था, तो ये जो था भल्लाल देव इधर शिफ्ट हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद भल्लाल देव अपनी पूरी ताकत लगा के भैंसे को रोकने की कोशिश करता है। मान लो इसका फोर्स कितना था? 100 न्यूटन। फोर्स न्यूटन में गिनते हैं ना बेटा, और इनिशियली भल्लाल देव ने कितना फोर्स लगाया? 50 न्यूटन। तो भैंसा जीत गया, इसको ढकेल रहा है वो। अब भल्लाल देव को आया गुस्सा, भल्लाल देव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और फोर्स बढ़ाना शुरू किया। 50 का हुआ 60, 60 का 70, 70 का 80, 80 का 90, लेकिन फिर भी भल्लाल देव पीछे जा रहा है, क्योंकि इधर का फोर्स 100 है और इधर का फोर्स 90 है। थोड़ी देर बाद भल्लाल देव ने पूरी ताकत लगा के अपने फोर्स को कर दिया 100 न्यूटन। अब ना भैंसा आगे जा रहा है ना भल्लाल देव आगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का फोर्स कैसे हो गया? सेम। तो बेटा इस सिचुएशन को बोलेंगे फोर्स आर बैलेंस,
क्योंकि दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स कैसे हैं, सेम है, और डायरेक्शन अपोजिट है, और वो एक ही लाइन में लग रहे हैं। तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वो 0 होगा, क्योंकि मैं इधर से 100 लगा रहा हूं, इधर से 100 लगा रहा हूं। ना ही भैंसा आगे जा रहा है, ना ही भल्लाल देव आगे जा रहा है। तो ऐसे फोर्स को बोलेंगे अनबैलेंस, सॉरी, ऐसे फोर्स को बोलेंगे बैलेंस फोर्स। फोर्स दोनों तरफ से क्या हो गए, बैलेंस। तो इसका नेट फोर्स कितना आ गया, 0। और नेट फोर्स 0 आ गया, ना ही बॉडी आगे जा रही है, ना ही बॉडी पीछे जा रही है, तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो सकती। तो बॉडी अगर एक्सेलरेट नहीं हो सकती तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो बैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन नहीं लाती। ओके, तो अगर किसी जगह दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे, तो उसका नेट कितना आ जाएगा, 0। तो ऐसे फोर्स को बोलेंगे बैलेंस फोर्स। जैसे एक एग्जांपल है, टेबल पे एक बॉडी है जिसको मैंने इधर से एक फोर्स लगा के खींचा, मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स है, और उधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा। तो बताओ ये बॉडी उस साइड जाएगी कि इस साइड जाएगी? सर दोनों तरफ से सेम फोर्स है, तो बॉडी ना इधर आएगी ना उधर जाएगी, वहीं पे रहेगी। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। तो क्या होता है बैलेंस फोर्स? इफ अ बॉडी इज एक्टेड बाय टू फोर्सेस, बॉडी पे अगर दो फोर्स लगते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक ही लाइन पे लग रहे हैं वो, तो द फोर्सेस आर कॉल्ड एज बैलेंस फोर्स। तो ऐसे फोर्स को क्या बोला जाएगा, बैलेंस फोर्स बोला जाएगा। इधर क्या होगा, हेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0, क्योंकि इधर से भी उतना फोर्स है, इधर से भी उतना फोर्स है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0। और बैलेंस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी कितना होता है, 0। मतलब बैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल वो भी बोल सकते हो आप, टग ऑफ वॉर। एक रस्सी होती है, दो आदमी इधर से खींच रहे हैं, दो आदमी उधर से खींच रहे हैं, दोनों की ताकत अगर सेम है तो ना तो रस्सी लेफ्ट में जाएगी ना तो राइट में जाएगी, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन मान लो इस साइड 3 जन खींच रहे, उस साइड 2 जन खींच रहे, तो इधर वाले लोग तो और कम कर जाएंगे, तो ये रस्सी को खींच लेंगे तो फोर्स इधर आ जाएगा। समझ में आया? तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, उसका रिजल्टेंट 0 आएगा। ऐसे फोर्स को बोला जाएगा बैलेंस फोर्स। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, जैसे कि ये देखो बेटा, अनबैलेंस फोर्स, ये महाशय क्या कर रहे हैं, कार को धक्का मार रहे हैं। अब सोचो एक जन कार को इधर से धक्का मार रहा है और एक जन कार को इधर से धक्का मार रहा है, और दोनों की ताकत सेम है, तो कार किधर जाएगी, ना ही आगे जाएगी ना ही पीछे जाएगी। क्यों? ताकि उस पे का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वो फोर्स कैसे हो जाएंगे, बैलेंस फोर्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सोचो कि इसको धक्का मारने वाला इकलौता इंसान है, वो ये है, तो फिर ये धक्का मार लेगा उसको, कार आगे चली जाएगी। समझ में आ रहा? तो ये कौन सा फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया। ओके, तो इफ टू और मोर फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, दो या दो से ज्यादा फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं, सच दैट देयर रिजल्टेंट इज नॉट 0, उन दोनों का कंबाइन इफेक्ट 0 नहीं आ रहा है, देन रिजल्टेंट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो उसके रिजल्टेंट को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक इंसान से गाड़ी ढकेली नहीं जाती, तो 2-3 लोग मिलकर उसको धक्का मारेंगे। अब सब लोग एक ही डायरेक्शन में धक्का मार रहे हैं तो बॉडी आगे जाएगी ना, तो ऐसे फोर्स को बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। लेकिन मान लो 2 जन इधर से धक्का मार रहे, 2 जन उधर से इधर धक्का मार रहे, तो ना कार आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में उस फोर्स को क्या बोला जाएगा, बैलेंस फोर्स बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, बैलेंस फोर्स का नेट कितना होता है, 0, तो बैलेंस फोर्स की वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर फोर्स अनबैलेंस है, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर क्या करेगा, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ऑलरेडी लेक्चर के कितने मिनट्स हो गए, 43 मिनट्स हो गए। ठीक है बेटा, हम लेक्चर को छोटा छोटा रखते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपके लिए इनर्शिया भी लेके आया था, लेकिन इनर्शिया मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करता चलूंगा। यहाँ पे इस लेक्चर को हम रोक देंगे, इनर्शिया को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लेक्चर को शेयर ज़रूर करना, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो इन लेक्चर से फ़ायदा उठा पाए, और 11th-12th में जो फिजिक्स का डर है वो उनको ना लगे। ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, बेस्ट ऑफ लक।